बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का कोर्स चल रहा है और इसमें पिछली दफ़ा हमने कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स को बड़ी तफसील से देख लिया था। आखिर में डिकोडर कंस्ट्रक्शन को भी देखा था कि लोअर लेवल डिकोडर से हायर लेवल डिकोडर हम किस तरीके से बनाते हैं। अब जो अगला हमारा जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का, वो है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। और इनके साथ जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विद मेमोरी एलिमेंट्स, जो कि सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स कहते हैं। कॉम्बिनेशनल तो हमने ख़त्म कर दिया, अब सीक्वेंशियल लॉजिक के सर्किट्स को इस जो है अगला टॉपिक है, इनको हम तफसील से कवर करेंगे कि सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स क्या होते हैं। बेसिकली आप ये देख रहे हो कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक के साथ जब हम स्टोरेज के एलिमेंट्स को लगा लेते हैं तो ये सीक्वेंशियल लॉजिक बन जाती है। मतलब ये कि इनपुट कोई भी आप देते हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशनल लॉजिक में आपके पास इनपुट आके आउटपुट ख़त्म हो जाती है, ठीक है, आउटपुट को कहीं स्टोर नहीं किया जाता। सो सीक्वेंशियल लॉजिक में स्टोरेज एलिमेंट्स को हम इस्तेमाल करके इस आउटपुट को स्टोर कर सकते हैं और लेटर ऑन इस स्टोरेज को दोबारा कॉम्बिनेशनल लॉजिक को देख के रिक्वायर्ड आउटपुट को ले सकते हैं। ठीक, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि हम आउटपुट को इस्तेमाल एक सीक्वेंस बन जाता है। इस आउटपुट को जब इस्तेमाल हम करेंगे तो सीक्वेंस बनेगा। देखिए, पहले इनपुट से कॉम्बिनेशनल लॉजिक को ही हमें आउटपुट देगी, ठीक है। इस आउटपुट को जब हम स्टोर करेंगे तो दोबारा इस आउटपुट को जब हम इनपुट देंगे तो और आउटपुट आएगी। इसी तरीके से वो आउटपुट स्टोर होगी, वो इनपुट बनेगी, अगले इसी तरीके से साइकिल चलता जाएगा। और जैसे सीक्वेंस में एक के बाद दूसरी आउटपुट हमारे पास आती है। और अगर आपने मैथमेटिक्स में सीक्वेंस पढ़े हों, डिफरेंट टाइप के सीक्वेंस होते हैं, तो आप दे सकते हो कि 2 रेज़ टू पावर n जो है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सीक्वेंस है 2 रेज़ टू पावर n का सीक्वेंस है। मेरा ख्याल है मैं इधर 2 रेज़ टू पावर n लिख पाऊंगा। बहरहाल कंप्यूटर की तरह, जिस तरह कंप्यूटर में लिखते हैं उस तरीके से रेज़ टू पावर को मैं लिखूंगा इधर। सो 2 रेज़ टू पावर n फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस है। तो आप देख रहे हो कि n को जैसे ही हम बढ़ाते जाते हैं, n को जैसे ही हम बढ़ाते जाते हैं तो सीक्वेंस में क्या होता है, सबसे पहले 1 2 रेज़ टू पावर 0 से शुरू करते हैं, फिर 2, फिर 4, फिर 4 2 ज़र 8, ठीक है, फिर 16, फिर इसी तरीके से 32, हाँ 64, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप देख रहे हैं कि पिछली जो आउटपुट आई है वो अगले आउटपुट का ही हिस्सा बन रही है, पिछली आउटपुट से अगली आउटपुट आ रही है। सो इस तरीके से सीक्वेंस हमारे पास बनता है। और सीक्वेंशियल सर्किट में बेसिकली हम यही करते हैं कि अपने आउटपुट से अपने आउटपुट्स को अगली दफ़ा इनपुट बनाते हैं और उससे जो है फिर हम अगली आउटपुट लेते हैं, फिर हर आउटपुट से अगली इनपुट बनती जाती है। सो इनको इसलिए सीक्वेंशियल सर्किट्स कहा जाता है। अच्छा जी, सीक्वेंशियल सर्किट जो है कंसिस्ट करते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, बता दिया आपको, टू विच मेमोरी एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ फीडबैक पाथ। फीडबैक इस तरह एक तरह से पाथ बन जाता है आपके पास कि आपके पास आउटपुट से फीडबैक सिस्टम्स वो सिस्टम्स होते हैं जब हम आउटपुट से इंफॉर्मेशन लेके इनपुट को दे रहे होते हैं। 2-3 किस्म के मकसद होते हैं, या तो हम आउटपुट से इनपुट को इम्प्रूव कर रहे होते हैं या डायरेक्टली ही आउटपुट को ही इनपुट बना रहे होते हैं। सो मुख्तलिफ किस्म की अप्रोचेज इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो मेमोरी एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये वो डिवाइसेस होती हैं जो स्टोर कर सकती हैं बाइनरी इंफॉर्मेशन को। अब मेमोरी एलिमेंट्स टेम्पररी मेमोरी भी होती है, परमानेंट मेमोरी भी होती है, ये बहरहाल मेमोरी की चीज़ें हैं। बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है मेमोरी एलिमेंट्स में। एट एनी गिवन टाइम डिफाइज द स्टेट ऑफ द सीक्वेंशियल सर्किट। अच्छा, ये बेसिकली ये बात करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो मेमोरी पड़ी हुई है, अपना जो इंफॉर्मेशन या डाटा जो हमारी मेमोरी में पड़ा है,
वो हम किस वक्त उठाते हैं उसको, तो वो डिफाइंस करता है, वो डिफाइंस करता है कि इस वक्त हमारा सिक्वेंशियल सर्किट किस स्टेट में है। स्टेट से मुराद ऑपरेशनल है या अभी रेस्ट पे है, कांस्टेंट बैठा हुआ है। मतलब रेस्ट पे उस वक्त होगा जब डाटा इससे मेमोरी से रीड नहीं किया जा रहा होगा, और जब रीड किया जा रहा हो तो ज़ाहिर है उस वक्त वो एक्टिव स्टेज में होगा। अच्छा जी, एग्जाम्पल के तौर पर इधर ALU के जितने ऑपरेशंस हैं, ALU आपको पता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के ऑपरेशंस जितने भी हैं, एडिशन, अर्थमेटिक से मुराद तमाम के तमाम अर्थमेटिक ऑपरेशंस, प्लस माइनस और डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सारे अर्थमेटिक में आते हैं। लॉजिक में क्या आते हैं? लॉजिक में हमने देखा था मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, ठीक है, दो को मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना। इसके अलावा बूलियन लॉजिक्स जितनी भी आप अपने क्या कहते हैं कि प्रोसेसर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो सारी की सारी। तो ये ALU यूनिट जो है आपके पास, ये सिक्वेंशियल सर्किट के तौर पे भी काम करता है। मक्स, डीमक्स, ठीक है, मक्स और डीमक्स, मक्स और डीमक्स तो वैसे तो हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं, ठीक है, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं, लेकिन ये काउंटर सर्किट्स भी कहलाते हैं। काउंटर सर्किट्स का ये मतलब होता है कि ये काउंट पे काम करते हैं कि कितने नंबर ऑफ इनपुट्स आई, उनको मिलाया और आउटपुट पे दे दिया। खैर, सिक्वेंशियल सर्किट्स को जब हम तफसील से देखेंगे तो मजीद बातों का पता चलेगा। काउंटर का मतलब ये होता है, चलें काउंटर को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। काउंटर सर्किट्स वो होते हैं जो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। ALU के ऑपरेशन मक्स के देखें, मक्स के अंदर ALU का तो ऑपरेशन बहुत आसान है कि अर्थमेटिक जो है 2 + 3 कर रहे हैं, तो पहले 2 को उठाया जाएगा, फिर 3 को उठाया जाएगा, एक टाइम पे 2 को उठाएंगे, दूसरे पे 3 को उठाएंगे, दोनों को प्लस करेंगे। मक्स में भी आउटपुट पे एट अ टाइम एक ही आउटपुट आएगी हमारे पास। डीमक्स में उल्टा है। ये काउंटर सर्किट्स हैं, ये टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं, इनकी इनपुट और आउटपुट टाइम डिपेंडेंट है। सो दीज आर नोन एज काउंटर सर्किट्स। बहरहाल इसको तफसील से देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले और जो बुनियादी चीज है मेमोरी का, जो बिल्कुल बेसिक एलिमेंट है, दैट इज नोन एज द लैच। लैच कहलाता है। फ्लिप फ्लॉप इससे लैच से मिलके बनते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स को हम देखेंगे। अच्छा, अब लैच क्या चीज है? लैच बेसिकली हमारे यहाँ इंग्लिश में, दिस इज द इंग्लिश वर्ड, लैच कुंडी को कहते हैं। दरवाजे को जो कुंडी लगाई जाती है, दैट इज नोन एज द लैच। और DLD में लैच जो होती है वो एक टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसके 2 स्टेबल स्टेट्स होती हैं। अभी देखेंगे कि कौन कौन सी 2 स्टेबल स्टेट्स हैं हमारे पास। इट्स आउटपुट कैन बी चेंज बाय अप्लाइंग द अप्रोप्रिएट इनपुट्स। आउटपुट को हम चेंज कर सकते हैं जब हम अप्रोप्रिएट, ज़रूरी किस्म की इनपुट्स को अगर हम इस्तेमाल करें तो। लैच जो है नॉर्मली 2 इनपुट्स होती हैं और 2 आउटपुट्स होती हैं इसकी, ठीक है। इसमें 2 स्टेट होती हैं, Q, ये इसकी आउटपुट्स होती हैं Q और Q का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और इनपुट्स क्या होती हैं वो थोड़ी देर में हम देखते हैं। लैच इज सेड टू बी अ हाई लॉजिक व्हेन Q इज 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, एंड वाइस वर्सा। दूसरा लो लॉजिक होगी। सो हाई लॉजिक लैच एंड लो लॉजिक लैच हमारे पास मौजूद है। हाई लॉजिक लैच का मतलब आउटपुट पे डिपेंड करता है। वाइस वर्सा से मुराद कि अगर आउटपुट पे 0 आएगा, और सॉरी आउटपुट के से मुराद Q पे 0 आएगा और Q के कॉम्प्लीमेंट पे 1 आएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगी? लो लॉजिक लो हमारे पास आ जाएगी, ठीक। अच्छा जी, लैच एक मेमोरी एलिमेंट है जो कि रिटेन कर सकता है, स्टोर कर सकता है टेम्पररी तौर पर इंफॉर्मेशन को। फ्लिप फ्लॉप सर्किट कैन कंस्ट्रक्ट फ्रॉम 2 NAND और नॉट गेट्स। फ्लिप फ्लॉप को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, देखेंगे इंशाल्लाह। द क्रॉस्ड कपल कनेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ फीडबैक। लैच में हम क्रॉस्ड कपल जो है ना वो कनेक्शंस करते। हम देखेंगे कि क्रॉस्ड कपल कनेक्शंस क्या होते हैं हमारे पास, वी विल सी इंशाल्लाह।
अच्छा, such type of circuits are called direct coupled RS flip flop और SR latch. SR. अच्छा जी, सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप और लैच SR और RS इसको हम देखते हैं बाद में, ठीक है, डायरेक्ट क्या होती है, कपल्ड क्या होती है. सो बेसिक जो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप का सर्किट है, जो उसको हम लैच कहते हैं, वो कुछ इस किस्म का होता है. इस किस्म का होता है R और S. R बेसिकली रीसेट के लिए और S सेट के लिए इस्तेमाल होता है. और हमारे पास नॉर का सर्किट लगा है, आप अगर गौर से देखें. अच्छा, लैच को डिस्कस करने से पहले हम ज़रा नॉर के ट्रुथ टेबल को देख लेते हैं. ये ज़रूरी है कि नॉर के ट्रुथ, वैसे तो आसान है लेकिन थोड़ा सा नॉर के अगर हम ट्रुथ टेबल को देख लें तो हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हमारे पास ये दोनों गेट्स काम करते हैं. क्योंकि अगर हमें ये बेसिक ऑपरेशन है इसका, सो हम इसको देख लेते हैं. सो इधर मैं x को ले लेता हूँ, ये फॉर एग्जांपल y है, स्मॉल y, और ये कोई भी आउटपुट आ गई, इसको मैं फ़िलहाल आउटपुट ही लिख लेता हूँ. अच्छा जी, सो कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे, कॉम्बिनेशंस बनेंगे जी 0 0 0 0 0 1, ठीक है. सो 1 0 1 0 और 1 1. ये मैं दो इनपुट्स के लिए ले लेता हूँ. अच्छा जी, मेरे पास और वैसे तो क्या होता था, और में वैसे हमारे पास एक भी 1 लाजमी है, एक भी 1 आ जाए तो हमारे पास आउटपुट पे 1 आता है. लेकिन ये क्योंकि उसका उलट है, सो हमारे पास इसमें क्या होगा, बाकी सारी जीरोस होंगे और सिर्फ किस पे 1 आएगा, 0 0 पे 1 आएगा. बाकी सारे हमारे पास क्या होंगे, 0 हो जाएंगे. सिर्फ 0 0 पे 1 आएगा, जहां भी 0 आएगा तो 1 आएगा. अच्छा, इसका ये मतलब है कि मेरे पास जब भी 1 किसी भी जगह हो, x की पोजीशन में हो या y की पोजीशन में हो, मतलब r की पोजीशन में हो या s की पोजीशन में, आप अगर ये कह सकते हैं कि r या s की पोजीशन में जब भी 1 आए तो मेरी आउटपुट पे क्या आएगा, 0 आएगा. ये पक्की बात है. सो ये चीज जहन में रहे कि ये नॉर का गेट इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है जी. और नॉर में जब भी 1 आता है इनपुट में किसी भी जगह 1, तरतीब कुछ भी हो सकती है, तो मेरी आउटपुट पे 0 आता है. सो दैट इज द बेसिक ऑपरेशन. सो हम ये करते हैं जी, दो वेरिएबल्स R और S सेट एंड रीसेट को ले लेते हैं, ठीक है, इसको फीड करते हैं और फिर आउटपुट को ऊपर वाले आउटपुट को नीचे वाला का इनपुट बना लेते हैं, नीचे वाले आउटपुट को ऊपर वाले का इनपुट बना लेते हैं. सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट अ बेसिक SR लैच या RS लैच कह सकते हैं आप इसको, ठीक है. RS क्योंकि R ऊपर है, S नीचे है, तो दिस इज नोन एज RS लैच. अच्छा जी, अब RS लैच में इस टेबल को मैं चाह रहा था कि यहां ही रखता, लेकिन बहरहाल बेसिक इसमें यही चीज है कि जब भी इनपुट के ऊपर 1 आएगा मेरा आउटपुट 0 देगा. बस ये बात याद रखें. सो इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये अगली स्लाइड के साथ उसकी काफी कंटेंट्स को छुपा रहा है. अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, to analyze the operation of the circuit on the previous slide, we know that the output of the NOR gate is 0 if any input is 1 and vice versa. ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया. Starting from the run take all the possibilities. अच्छा जी, अब हम पहली पॉसिबिलिटी लेते हैं, सेट को 1 करते हैं, रीसेट को 0 करते हैं. सेट को क्या करते हैं जी, 1 करते हैं, रीसेट को
0 करते हैं। सो पीछे चले जाते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ। ओके, सो मैं सर्किट में ही इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। आगे मेरा ख्याल है सर्किट आगे मौजूद है, लेकिन चलें बल्कि आगे सर्किट चलें, इसको पहले इस सर्किट पे समझ लेते हैं। अच्छा जी, सेट को मैंने क्या किया है, सेट को 1 किया है, रीसेट को 0 किया है। सो सेट इज बेसिकली दिस। सो इसको मैं 1 कर रहा हूं जनाब, इसको मैं इधर लिख लेता हूं आपके लिए। सो सेट को 1 कर रहा हूं, रीसेट को क्या कर रहा हूं जी, रीसेट को 0 कर रहा हूं। अच्छा जी, अब क्या होगा, अब देखें जी, मेरे पास क्योंकि सेट पे 1 आ रहा है, सेट की इनपुट क्या है, 1 है, एक इनपुट 1 होना लाजमी है, दूसरी इनपुट कोई भी हो, ठीक है। तो हमने पीछे ये देखा है कि जब भी इनपुट पे 1 आएगा उसकी आउटपुट क्या बन जाएगी, उसकी आउटपुट 0 हो जाएगी। ये नॉर का गेट, नॉर का ट्रुथ टेबल कहता। अब इस 0 को, ये 0 मेरा यहां पे चला जाएगा, ये 0 मेरा यहां पे चला जाएगा, और 0 0 जब फीड होगा तो ये मुझे 1 दे देगा, ठीक। सो 0 0 जब फीड होगा क्या देगा, 0। यहां पे 1 आया था, कोई भी इनपुट अगर 1 हो, दूसरी इनपुट बेशक जो भी हो, आउटपुट 0 आती है। सो ये 0 यहां गया, ये 0 0 1 हो गया। सो 1 जो है वो Q पे आ गया, 0 क्या हो गया, Q का कॉम्प्लीमेंट हो गया। सो इसी तरीके से है हमारे पास। सो Q पे 1 आ गया, Q का कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया, ठीक हो गया जी। Q पे 1 है, Q का कॉम्प्लीमेंट 0 है। अब हम सेट को 1 किया ना, अच्छा अब सेट को 0 करेंगे। ये थोड़ी सी तरतीब इसमें याद रखनी पड़ेगी। सेट को पहली दफा 1 करना है, रीसेट 0 होगा, फिर सेट को 0 करना है, रीसेट 0 रहेगा। ये थोड़ी सी तरतीब को याद रखना है आपने, फिर समझ आ जाएगी आपको। अच्छा जी, अब मैं सेट को 0 करता हूं और रीसेट को भी 0 रखता हूं। सो पीछे जाते हैं। अच्छा, ये जो है अब ये प्रीवियस स्टेट भी इस्तेमाल होंगी अब मेरे पास, ठीक है ना। जो पिछले आ रहे हैं वो भी अब इस्तेमाल होंगे, क्योंकि वो तो मौजूद हैं, वो तो कहीं नहीं गए, ठीक है। और पीछे हमने आउटपुट इनपुट को चेंज कर दिया। सो लेट अस सी, अब मैं इसको 0 कर रहा हूं, पहले मैंने इसको 1 किया था, अब मैं इसको 0 कर रहा हूं, ठीक है। और रीसेट को 0 ही रखना है, हमने रीसेट को 0 रखना है। ये दूसरे को मैं मिटा देता हूं। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, ओके। सो रीसेट को 0 ही रखना है मैंने। अच्छा, और प्रीवियस इंफॉर्मेशन को लेना है। अब यहां पे 0 है, ठीक है, ये भी 0 है। अब जो प्रीवियस थी यहां से 1 आ रहा था, तो प्रीवियस को जब मैंने उठाया तो ये यहां से 1 आ रहा था, ठीक। अब ये यहां से 1 आ रहा था, ठीक, और यहां पे ये 0 ही जा रहा था, यहां पे क्या जा रहा है, 0 ही जा रहा है। अब ये फिर 1 आ गया, ये 0 हो जाएगा, ये जब 0 जाएगा तो 0 0 1 हो जाएगा, तो 1 0 दोबारा मेरे पास आ जाएगा, ठीक। सो 1 0 क्या हो जाएगा, 1 0 दोबारा मेरे पास आ जाएगा। अब ये जरा देखें आप कि आपने पीछे सिर्फ एक बिट को फ्लिप किया है, सेट को 0 किया है, ठीक है, सेट को आपने 0 किया है, तो रीसेट को आपने नहीं छेड़ा, तो मेरे पास आउटपुट वही रही। सो देखें, जब आउटपुट मेरे पास वही रहती है तो इसका ये मतलब है कि ये मैंने अपनी आउटपुट को थोड़ी देर तक होल्ड किया है। अब जितनी देर तक मेरे पास सेट 0 रहेगा और रीसेट भी 0 रहेगा, मेरे पास ये मेमोरी की पोजीशन क्या होगी, यही रहेगी। इसका ये मतलब है एक बिट की मेमोरी को मेरी लैच स्टोर कर सकती है। अब आगे ये करना है कि रीसेट को 1 करना है, फिर रीसेट को 0 करना है। थोड़ी सी तरतीब याद रहे, पहले सेट को 1 करना है, सेट को 0 करना है, रीसेट को नहीं छेड़ना। अब दूसरी दफा रीसेट को 1 करना है,
रीसेट को 0 करना है, सेट को नहीं छेड़ना, तो मेरे पास कुछ क्या होगा, चेंज आएगी। सो अगली दफ़ा मैं क्या करूँगा, अब मैं पीछे जाता हूँ। अब ये तो ऑपरेशन हो गया। अब अगली दफ़ा क्या होगा, पीछे मेमोरी में जो चीज़ें आ रही हैं, बल्कि इसको छोड़ देते हैं। अब मेमोरी में इनपुट्स को मैं मिटा देता हूँ। सो मेमोरी में क्या है, अगली दफ़ा मैंने सेट को 1 करना है, सेट को 1 कर लेना है, ठीक है। रीसेट को क्या करना है, रीसेट को 0 कर लेना है। सो रीसेट को 0 करूंगा जब मैं, अब फिर वही बात कि एक जो है आपके पास, सॉरी इसमें पहली दफ़ा मैंने, ठहरो मैं थोड़ा सा खुद भी इसमें बॉगल अप हो गया हूँ, मैं ज़रा देख लूँ। दूसरी दफ़ा रीसेट को 1 करना है। ओके, सो मैं दोबारा वही ऑपरेशन करने लगा था, शुक्र है मैंने देख लिया। सो लेट अस सी, रीसेट को भाई 1 करना है अब, और सेट को 0 करना है। दोबारा ये कन्फ्यूजन, चलें थोड़ा सा आउट ऑफ प्रैक्टिस बंदा हो तो ये कन्फ्यूजन चलती रहती है। बहरहाल सो अब क्या होगा, आउटपुट को मैं मिटा देता हूं। अच्छा, अब जब मैंने 1 इसको किया, इसको 0 किया, तो अब देखें मेरे पास एक इनपुट 1 हो गई है, दूसरी भले कुछ भी हो इनपुट, इसकी आउटपुट 0 आएगी, ठीक। इसी तरीके से अब ये 0 इधर आ जाएगा क्योंकि फीडबैक हुआ है। अब ये 0 0 1 हो जाएगा। तो देखें एग्जैक्ट उसका उलट आया जो पहले हमारे पास आ रहा था, ठीक है। अब मैं ये करता हूं कि रीसेट को भी 0 कर देता हूं। तो इसको मैं जरा नीचे लिखता हूं ताकि आपको पता चले कि ये दूसरी वो है, इसको मैं नहीं छेड़ता, ठीक है। इसको जब मैंने 0 किया, ठीक, और यहां से पिछली आउटपुट पे 1 मिलेगा इसको, तो ये 0 1 क्या हो जाएगा, 0 1 0 हो जाएगा। और यहां से ये पिछली आउटपुट जब इसको 0 मिलेगी तो ये 0 0 1 हो जाएगा। तो वही चीज हमारे पास रहेगी। इसका ये मतलब है कि मेरे पास दूसरी आउटपुट भी थोड़ी देर तक कायम रहेगी, ठीक। अब मैं अगर इसको देखूं, अच्छा ये नैंड से अप्लाई किया गया है, नॉर से अभी हमने अप्लाई इसको करना है। सो अगर मैं इसको देखूं तो ये देखें आप कि दूसरी दफा मेरी मेमोरी स्टेबल रही, ठीक। अब इसमें एक स्टेट ऐसी आती है जो इनडिटर्मिनेंट स्टेट होती है, और वो उसकी भी रीजन मैं आपको बता देता हूं कि उसको इनडिटर्मिनेंट क्यों कहते हैं। नाउ लेट अस सी, पीछे जाते हैं। अब देखें जी, अगर दोनों को एट ए टाइम 1 1 कर देते हैं, इसको भी 1 करते हैं, इसको भी 1 करते हैं, ठीक है जी। अब देखें दोनों के इसके ऊपर 1 आया हुआ है, भले ये कुछ भी हो, ठीक है, तो इनकी आउटपुट 0 आ जाएगी, दोनों की आउटपुट क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। जाहिर है ये इधर से इधर जाएगा, तो 0 1 0 1, तो दोनों की आउटपुट 0, जो कि गलत है। Q का कॉम्प्लीमेंट कभी भी, Q और Q का कॉम्प्लीमेंट कभी भी सेम नहीं हो सकते। सो ये इनडिटर्मिनेंट स्टेट है। इनडिटर्मिनेंट स्टेट को हम हमेशा अवॉइड करते हैं। याद रखें कि ये स्टेट हम नहीं आने देते कभी भी अपनी लैच में, ये स्टेट हम कभी भी नहीं आने देते, ठीक। सो बेसिक आज का जो हमने जो देखा वो ये है जी कि जब तक सेट 1 रहेगा, ठीक है, जब पहली दफा सेट को जब 1 करेंगे और सेट को 0 करेंगे तो मेरे पास ये मेमोरी में रहेगा, आउटपुट कुछ मेमोरी में रहेगा। Q में 1 स्टोर रहेगा, Q कॉम्प्लीमेंट तो चले उसका कॉम्प्लीमेंट है ना, तो Q में 1 स्टोर रहेगा। और जैसे ही मैं रीसेट को 1 करता हूं, ठीक है, या 0 कर, एक दफा 1 करके चाहे 0 करता हूं, तो मेरे पास क्या रहेगा, मेरे पास ये मेमोरी में रहेगा, Q = 0 मेमोरी में पड़ा रहेगा। सो ये चीज एक मेमोरी की बिल्कुल ही 1 बिट मेमोरी को स्टोर करने के लिए RS फ्लिप फ्लॉप हमारे पास इस्तेमाल होती है। सो दिस इज बेसिकली RS फ्लिप फ्लॉप, और ये हमने नॉर गेट से इंप्लीमेंट की है। सो बहुत आसान सी चीज़ है, बहुत आसान सा ऑपरेशन है आपने। और इसमें अच्छा एक बात और भी याद रखें,
इसमें लाइन लगा लूं कि ऊपर वाली दो स्टेट के लिए प्रीवियस, ऊपर वाली जो स्टेट है ना, ये मतलब ये स्टेट जब आप करेंगे तो इस स्टेट के लिए प्रीवियस डाटा इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे ही रीसेट को 1 करेंगे प्रीवियस डाटा खत्म हो जाएगा, नया डाटा शुरू हो जाएगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि आउटपुट नहीं होना शुरू हो जाएगी ना, आउटपुट ओवरराइट हो जाएगी आपके पास। सो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, आरएस का बेसिक फ्लिप फ्लॉप या बेसिक फ्लिप फ्लॉप भी कह सकते हैं, बेसिक फ्लिप फ्लॉप है, लेकिन ये बेसिकली अगर इसको स्लाइड को अगर मैं टाइटल दूं तो दिस इज बेसिकली RS लैच, ये RS लैच है। और ये लैचेस से आगे जब हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा लैचेस से मिलके फ्लिप फ्लॉप्स बनते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह आगे मजीद इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।